आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, किसी भी प्रवेश परीक्षा में चयन होने के बाद हमारा अगला कदम होता है इंटरव्यू की तैयारी करना, क्योंकि आज इंटरव्यू नौकरी हेतु चयन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज के परिप्रेक्ष्य में इंटरव्यू का सामना किस तरह किया जाए, ये जानना बहुत आवश्यक है। इंटरव्यू का उद्देश्य प्रार्थी की योग्यता की जांच करना नहीं है, बल्कि उसके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के सकारात्मक एवं नकारात्मक पहलुओं का आकलन करना भी है। प्रार्थी की पर्सनालिटी के विभिन्न आयामों की जानकारी हेतु साक्षात्कार में न केवल प्रार्थी की शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को जांचने हेतु विशेष प्रकार की परिस्थितियों में वह क्या निर्णय लेना उचित समझता है, ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट एंड सराउंडिंग्स। दूसरा, हिज वे ऑफ प्रेजेंटेशन और हिज पावर ऑफ एक्सप्रेशन, communication skill, etc. Third, his attitude or his overall personality. साक्षरता के लिए तैयारी कैसे करें एवं क्या तैयारी करें? इन दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर हर प्रार्थी को जानना आवश्यक होता है। हर प्रार्थी साक्षरता से पूर्व या इंटरव्यू से पहले उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बेताब रहता है। इसके लिए सबसे पहले ए नंबर पे आपका बायोडाटा, योर सीवी, रिज्यूम और बायोडाटा। आपके द्वारा भेजे गए रिज्यूम, सीवी या बायोडाटा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर तैयार कर लेना चाहिए। साक्षात्कार में आप द्वारा भेजा गया रिज्यूम के संबंध में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोडाटा कैसे तैयार किया जाना चाहिए, यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। बायोडाटा में जो भी सूचना आपने भरी है, उसके संबंध में आप एक बार मनन और चिंतन करें। आपका सीवी आपका प्रथम परिचय होता है। आपका सीवी या रिज्यूम एक ऐसा लिखित डॉक्यूमेंट है जिसमें पाई जाने वाली विसंगति या गलत तथ्य आपको चयन से बाहर कर सकते हैं। अतः अपना बायोडाटा सही तरीके से, पूर्ण गंभीरता से तैयार करना चाहिए। साक्षरता हेतु बायोडाटा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक तैयार कर लें। सामान्यतः बायोडाटा से संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन यानी शिक्षा एवं योग्यता से संबंधित। आप द्वारा किसी विशेष इंस्टीट्यूट से कोई एकेडमिक और टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्राप्त की गई है तो उस इंस्टीट्यूट के संबंध में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपने कोई विशेष प्रकार का डिप्लोमा या अन्य कोई योग्यता अर्जित की है तो यह डिप्लोमा अर्जित करने का क्या उद्देश्य था, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 2, पास्ट एक्सपीरियंस यानी पूर्व अनुभव। यदि आपके पास पूर्व का कोई कार्य अनुभव है तो उससे संबंधित प्रश्न सामान्य रूप से आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। ये इस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। आपका पूर्व अनुभव आपके नए जॉब में आपको किस तरह लाभ पहुंचा सकता है? हाउ कैन योर पास्ट एक्सपीरियंस बेनिफिट यू इन द न्यू जॉब? सेकेंड, क्या आपको पूर्व नौकरी में आनंद आया या आपको
पूर्व नौकरी पसंद आई? Did you relish your last job? थर्ड, आप पुरानी एवं नई नौकरी की किस तरह तुलना कर सकते हैं? How do you compare your previous and new job? फोर्थ, आपका वहां जॉब प्रोफाइल क्या था, अर्थात आपको वहां क्या क्या दायित्व वहन करने पड़ते थे? What was your job profile there? फिफ्थ, आपने वह नौकरी क्यों छोड़ दी? Why do you leave that job? आपको इस तरह के प्रश्नों का जवाब सकारात्मक सोच के साथ पूर्व में ही तैयार कर लेना चाहिए। आपका जवाब न तो अधिक लंबा होना चाहिए, न ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। जवाब सुसंगत होना चाहिए। जवाब तथ्यों के आधार पर यदि संभव हो तो तकनीकी आधार पर बिना स्वयं की अनावश्यक प्रशंसा किए हुए दिया जाना चाहिए। यदि आप वर्तमान में कहीं पर कार्यरत हैं यानी ऑलरेडी जॉब में हैं, तो उस जॉब से संबंधित निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, आपका वर्तमान जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी व्हाट्स योर प्रेजेंट जॉब प्रोफाइल। सेकेंड, आप वहां से जॉब क्यों छोड़ना चाहते हैं? Why do you wish to leave that job? थर्ड, आप यह कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? Why do you want to join this company? फोर्थ, आप स्वयं को इस जॉब हेतु उपयुक्त कैसे समझते हैं? How do you find yourself suitable for this job? फिफ्थ, क्या आपकी पोस्टिंग के संबंध में कोई चॉइस है? Do you have any specific choice regarding your place of posting? 6. इस जॉब में बहुत मेहनत करनी होगी, क्या आप तैयार हैं? You shall have to work very hard in this job. Are you ready? ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इंटरव्यू में पास्ट एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर के संबंध में कभी भी कोई निगेटिव रिप्लाई नहीं देना चाहिए। कभी भी उनकी बुराई न करें। आप उनके बारे में अच्छे विचार दें। यह आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को डिफाइन करता है। जिस डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी मैक्सिमम डिटेल कलेक्ट करें। उस कंपनी के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट एवं अन्य एग्जीक्यूटिव्स के बारे में जानने का पूरा प्रयास करें। कंपनी का क्या कार्य है, क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, आपको यह कंपनी क्यों अच्छी लगती है, इत्यादि। आपको यह कंपनी ज्वाइन करने से सैलरी एवं पक्ष में वृद्धि के अतिरिक्त अन्य क्या लाभ मिल सकता है? आपके फ्यूचर कैरियर हेतु इस कंपनी को ज्वाइन करना क्यों अच्छा रहेगा? अच्छे कार्य हेतु क्या कोई रिवार्ड सिस्टम भी है? इन सब बातों की जानकारी आपको न केवल स्वयं की सुटेबिलिटी उस जॉब के लिए बताने में सहायक होगी, बल्कि इस प्रश्न का जवाब देने में भी सहायक होगी। क्वेश्चन है, Why do you want to join this company? थर्ड है हैबिट्स। हैबिट्स यानी रुचियां। आप अपने बायोडाटा में अगर आपने कोई हॉबीज लिखी है तो उससे संबंधित
प्रश्न भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने उपन्यास पढ़ना लिखा है, तो आपसे उपन्यास एवं उसके लेखक के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। यदि आपने लिखा कि आप फुटबॉल खेलते हैं या बिलियर्ड्स खेलते हैं, तो आपको फुटबॉल की राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में, कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फोर्थ, अचीवमेंट्स यानी उपलब्धियां। यदि आपने अपने सीवी में कुछ अपने अचीवमेंट्स के बारे में लिखा है, तो उसके संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी एक रणनीति बना लें कि आपको किस तरह के जवाब देने हैं। अब इसका सेकंड सेक्शन शुरू होता है बी, आपके निवास स्थान, जिला, राज्य के संबंध में जानकारी। अगर आपने अपने सीवी में अपने राज्य और शहर और प्रदेश के बारे में या अपने जिला के बारे में लिखा है, तो उसके संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आप जिस प्रदेश में रहते हैं या जिस जिले में रहते हैं या जिस स्थान पे रहते हैं, तो वहाँ का लिंगानुपात क्या है, वहाँ का मौसम क्या है, या वहाँ की ऐतिहासिक स्मारक का नाम कोई, या वहाँ पे वो शहर क्यों प्रसिद्ध है, उसकी मंदिर, वहाँ पे कोई फेमस मंदिर है, या पिछले कुछ समय में क्या वहीं कोई आतंकवादी हमला हुआ या कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ, इत्यादि। ऐसे कई प्रश्न आपके जगह से संबंधित पूछे जा सकते हैं। Interview not only test your knowledge about the subject, but your overall personality. So, keep an eye over incidents and events taking place in your C. समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे यानी करंट इवेंट्स एंड इश्यूज। इंटरव्यू में प्रत्याशी से यह उम्मीद की जा सकती है कि वह अपने आसपास, अपने राज्य, देश, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं की जानकारी रखे। ऐसी घटनाएं जो हमारे राज्य, राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व को प्रभावित करती हैं, उसके बारे में समुचित जानकारी, उसके कारण, प्रभाव एवं उससे निपटने हेतु किए जा रहे प्रयास, या प्रत्याशी से पूछा जा सकता है कि इन कारणों का निदान कैसे हो सकता है। जैसे आजकल टेररिज्म, एड्स, तालिबान, ह्यूमन क्लोनिंग आदि के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो आम व्यक्ति पर असर करने वाले हैं या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। इनके बारे में प्रत्याशी को अवश्य जानकारी कर लेनी चाहिए। इंटरव्यू में समसामयिक घटनाएं या उत्तेजित तथ्यों पर प्रश्न पूछा जाना स्वाभाविक है। अतः प्रत्याशी को अखबार एवं पत्रिकाएं प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि संभव हो तो सामयिक घटनाओं के संबंध में कुछ नोट्स भी बना लेने चाहिए। मुख्य रूप से सरकारी, अर्ध सरकारी क्षेत्र की नौकरियों हेतु, मतलब जॉब के लिए, आप इंटरव्यू में इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अतः प्रत्याशी को इनकी तैयारी अवश्य कर लेनी चाहिए। डी, ऐतिहासिक घटनाएं। सरकारी एवं अर्ध सरकारी नौकरियों के इंटरव्यू में प्रत्याशी से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में, प्रमुखता स्वतंत्रता सेनानियों तथा शहीदों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए। साक्षात्कार में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारे देश में अंग्रेजों ने सैकड़ों वर्षों तक शासन किया तथा अंग्रेजों से पहले देश में राजा महाराजाओं का राज्य हुआ करता था।
कई स्थानों पर मुगल बादशाहों का राज्य भी था। उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्रत्याशी को अवश्य होनी चाहिए। देश के आजाद होने से पूर्व जो विभिन्न एक्ट लागू किए गए थे, उनकी थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी चाहिए। यद्यपि ये सब लॉ ग्रेजुएट के लिए तो अनिवार्य है, फिर भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न पड़ाव रहे हैं, अतः इनकी जानकारी सामान्य प्रार्थी को भी होनी चाहिए। ई, देश के सामने समस्याएं, प्रॉब्लम फेस टू कंट्री। इंटरव्यू में राष्ट्र की समस्याओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। हमारा देश जिन विशेष समस्याओं से पीड़ित है, उनके कारण, प्रभाव, सरकारी गैर सरकारी स्तर पर उनके समाधान प्रयासों का ब्यौरा एवं इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, इस तरह के प्रश्न सामान्यतः इंटरव्यू में प्रत्याशी से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य प्रत्याशी के सकारात्मक और नकारात्मक सोच की समीक्षा करता है, यानी उसके पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है और निगेटिव एटीट्यूड क्या है, ये जानने की कोशिश की जाती है। कम्युनिकेशन स्किल एवं तार्किक और अतार्किक सोच की जानकारी भी होना पता चल जाती है। जैसे वर्तमान में हमारा देश जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, आतंकवाद, सांप्रदायिक तनाव, कश्मीर समस्या जैसे विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है। इन समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही उन कदमों का क्या प्रभाव हो रहा है एवं आपके विचार से क्या और कदम उठाए जाने चाहिए, या जो कार्य चल रहा है वो परफेक्ट है, ऐसे कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। एफ, विभाग, कंपनी या बैंक संबंधित जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट द डिपार्टमेंट, कंपनी और बैंक। आज जिस विभाग या कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसकी जितनी अधिक जानकारी आप एकत्र कर लेंगे, सरकारी या अर्ध सरकारी विभागों में इंटरव्यू के समय तो कुछ ही महत्वपूर्ण जानकारियों की आवश्यकता होती है, जैसे जिस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी क्या है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सरकार द्वारा विभाग से संबंधित कुछ नए नियम या कानून यदि अभी बनाए गए हैं तो उनका क्या महत्व है। यदि किसी कारण से अभी आप विभाग समाचार में आया है तो उसकी जानकारी विभाग से संबंधित कौन सा मंत्रालय है एवं उसके मंत्री एवं राज्य मंत्री कौन है। मंत्रालय द्वारा यदि कोई नई योजना, नियम शुरू किया गया है तो उस संबंध में जानकारी आपको होनी चाहिए। विभाग का हेड कौन है, यदि विभाग किसी विशेष कारण से बदनाम है तो आप ऐसी स्थिति से कैसे निपट सकेंगे। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि वह विभाग किसी कारण से फेमस है तो आप इसे और अच्छी स्थिति में पहुंचाने हेतु क्या स्टेप ले सकेंगे। इस तरह की जानकारी आप अवश्य प्राप्त कर लें। कई बार इस संबंध में इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वास्तविकता तो यह है कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता। क्या पूछा जाए इसका कोई मापदंड भी नहीं होता। आप चूंकि पर्टिकुलर विभाग में किसी पद हेतु इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अतः उस विभाग एवं उस पद के संबंध में जो भी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो, आप उसे जान लें। यदि आप किसी कंपनी, कारपोरेट हाउस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में काफी रिसर्च करने की आवश्यकता होती है। आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स, पॉलिसीज के बारे में भी जो भी जानकारी एकत्र कर सकते हैं, कर लें। उपरोक्त सूचनाएं एकत्र करने से लाभ क्या होता है। पहला,
रिसर्च करने से एवं आवश्यक जानकारी ले लेने से लाभ तो बहुत मिलता है। जैसे इंटरव्यू में साक्षात्कारकर्ता से दिए गए जो जवाब होते हैं कि उन्हें आपकी जागरूकता एवं इच्छा शक्ति का पता चलता है। यह भी उन्हें आभास हो जाता है कि आप इस इंटरव्यू के प्रति कितने गंभीर एवं आपने पूर्ण मनोनियोग से इस हेतु कठिन प्रयास किया है। सेकंड, आप द्वारा की गई रिसर्च में आपको कंपनी के संबंध में अन्य प्रत्याशियों से अधिक जानकारी हो जाती है। इंटरव्यू में पूछे गए प्रश्नों का आप अधिक सुगमता एवं तर्कपूर्ण तथ्यों से जवाब देने में सक्षम हो जाते हैं। थर्ड, कई बार इंटरव्यू में आपका कंपटीशन इनसाइडर कैंडिडेट से हो जाता है जो ऑलरेडी कंपनी में कार्य कर रहा है। ऐसे में वो तो इस भ्रम में रहता है कि मुझे सब कुछ पता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन आउटसाइडर, जैसे कि आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जब आप उसके बारे में, कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेके जाएंगे तो यह ज्ञान आपके लिए सफलता का द्वार खोल सकता है। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू में सफलता बहुत कुछ कंपनी के संबंध में, आपके जॉब प्रोफाइल के संबंध में, कंपनी के कंपटीटर्स के संबंध में आपके ज्ञान पर निर्भर करती है। इंटरव्यू के लिए तैयारी। विवेचना के दृष्टिकोण से इंटरव्यू के लिए तैयारी की जाती है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, इंटरव्यू से पहले, दूसरा, इंटरव्यू वाले दिन एवं तीसरा, इंटरव्यू देने जाने पर। पहला, इंटरव्यू की दिनांक से पहले की जाने वाली तैयारी। इंटरव्यू कॉल आने के बाद ये देखा जाता है कि बहुत से प्रार्थी विषय की पढ़ाई में, विषय से संबंधित पुस्तकें एकत्र करने में जोर शोर से जुट जाते हैं। वे इस तरह मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें क्या क्या अन्य तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए उस पर ध्यान ही नहीं देते। जैसे जैसे इंटरव्यू का दिन पास आता है वैसे वैसे प्रार्थी की व्यस्तता बढ़ती जाती है, तनाव बढ़ता जाता है। अतः कुछ ऐसे कार्य जिन्हें हमें पहले से ही पूरा कर लेना चाहिए, उसके लिए निम्न तैयारियां साक्षात्कार से कुछ दिन पूर्व ही अवश्य कर लेनी चाहिए, जिससे आपको अंतिम समय में होने वाले तनाव से राहत मिल सकेगी। जैसे इंटरव्यू देने जाने से पहले जो इंटरव्यू में आपको कागजात देने हैं उन्हें पहले से तैयार कर लें। इंटरव्यू कॉल लेटर, अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रतियां, तकनीकी योग्यता की मूल प्रतियां, अनुभव प्रमाण पत्र, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र, अपना पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, पूर्व नियोक्ता का प्रमाण पत्र एवं अन्य कोई भी शपथ पत्र या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो विशेष रूप से आपसे मांगा गया है उसकी मूल प्रति और उपरोक्त सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी जरूर करा लें। सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कवरिंग लेटर लगा दें, जिससे ध्यान रहे कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां जमा किए हैं। यदि मूल प्रमाण पत्र उन्होंने रख लिया है तो उनकी सही ढंग से रसीद अवश्य लें, जिससे और जिस व्यक्ति को आपने दिया है उसका नाम और पद जरूर नोट करें। बाद में मूल प्रमाण पत्र वापस प्राप्त करने में कई बार परेशानियां आ जाती हैं, अतः अभी की सावधानी से बाद में सहूलियत रहेगी। इंटरव्यू में क्या ड्रेस पहननी है उसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको इंटरव्यू में जो भी ड्रेस पहननी है, ट्राउजर, शर्ट या जो भी है, तो उसकी बटन उससे प्रेस है कि नहीं इस बात का ध्यान रख लें। यदि आप सूट पहन के जा रहे हैं तो सूट पे भी प्रेस पहले से ही करा कर रखें। उसकी मैचिंग की टाई प्रेस की हुई होनी चाहिए। आपके शूज पॉलिश किए हुए, शॉक्स ड्रेस से मैच करती हुई हो सकती है, कोशिश कीजिए रखने की। इंटरव्यू
आपके लिए सही ड्रेस का चुनाव आपकी तैयारी पहले से ही पूर्ण कर लेने का एक कदम है। इसके अलावा एक ड्रेस एक्स्ट्रा भी आप तैयार करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में चाय या पानी एंड टाइम पे गिर जाते हैं, तो अगर आपकी पहली कोई एक एक्स्ट्रा ड्रेस तैयार रहेगी तो आप झट से उसे चेंज करके जा सकते हैं। यात्रा के साधन की जांच कर लें। इंटरव्यू से जाने से पहले आप किस साधन से जाने वाले हैं उसकी जांच कर लें। अगर आप बाइक से या स्कूटर से जाने वाले हैं तो उसमें हवा, पेट्रोल इत्यादि की जांच करें, क्योंकि इंटरव्यू देते जाते समय पेट्रोल वगैरह भरवाने का झंझट नहीं रखना चाहिए। यदि आप बस या टैक्सी से जाना चाहते हैं तो बस का रूट क्या है, वहां पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो ये सारी चीजें आप पहले से तैयार करके रख लें। क्या होता है, कई बार अंत में हड़बड़ी में या घबराहट में हम परेशानी में पड़ जाते हैं और समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा, अगर आप बस से जा रहे हैं तो बस में क्या भीड़ होती है, किस तरह से आपके कपड़े ना खराब हो जाएं, इसलिए इन सारे बिंदुओं पर आप पहले से विचार करके अपना एक प्लान बना लें। दूसरा, साक्षात्कार के दिन की जाने वाली तैयारी, यानी इंटरव्यू के दिन आपको क्या तैयारी करनी है। पहला, सुबह जल्दी उठें। दूसरा, अपने रिज्यूम को एक बार पुनः पढ़ लें। तीसरा, डॉक्यूमेंट्स आपको जो ले जाने हैं वे अपने साथ ले लें। चौथा, इंटरव्यू के दिन निर्धारित समय से कम 30 मिनट पहले अवश्य पहुंच जाएं। अगर इंटरव्यू पे वॉशरूम वगैरह है तो वहां थोड़ा मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं, एक बार कंघी वगैरह वापस कर लें। डॉक्यूमेंट आपको वहां देने हैं, सही तरीके से दे दें। इंटरव्यू स्थल पर पहुंचने पर आपको अन्य प्रार्थी भी वहां मिल सकते हैं, उनके साथ अच्छे ढंग से मिलें, आत्मविश्वास के साथ हाथ मिलाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, जोर जोर से बोले या हंसे नहीं, विनम्रता से शिष्टाचार पूर्वक बात करें। आपस में बात करते समय आराम से बैठें। आपके बात करने या बैठने के ढंग से ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि आप तनाव में हैं। स्वयं को हल्का एवं तनाव मुक्त रखते हैं, क्योंकि कई बार जहां आप लोग बैठते हैं हॉल में बाहर, वहां भी कैमरा लगा होता है और ये भी इंटरव्यू का एक प्रोसेस होता है कि आपको वॉच किया जाता है कि आप बाहर लोगों से कैसे बातचीत कर रहे हैं या आप आकर के किस तरह से तनाव में हैं या रिलैक्स फील कर रहे हैं। तीसरा, इंटरव्यू हेतु जाने पर तैयारी। इंटरव्यू हेतु आपका बुलावा आने पर आत्मविश्वास के साथ जाएं तथा निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखें। पहला, इंटरव्यू वाले कमरे में अंदर दाखिल होने से पूर्व अनुमति मांगें। अनुमति मिलने पर आप अंदर प्रवेश करें। प्रार्थी हेतु निर्धारित कुर्सी के पास पहुंचने पर इंटरव्यू बोर्ड को विश अवश्य करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सर या मैडम, जो भी हैं। यदि दोपहर 12 बजे के आसपास है, जैसे 11:45 से 12:15 के बीच में आपका इंटरव्यू कॉल आता है तो गुड नून कहें, उसके बाद गुड आफ्टरनून एवं 5 बजे के बाद गुड इवनिंग कहना चाहिए। विश करते समय थोड़ा झुककर चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। चेहरे पर तनाव नहीं झलकना चाहिए, बल्कि उल्लास एवं आत्मविश्वास दमकना चाहिए। जैसे ही आप इंटरव्यू बोर्ड को विश करते हैं, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड आपको कुर्सी पर बैठने हेतु कहता है। ध्यान रखें, कई बार जानबूझकर या भूलवश प्रार्थी को कुर्सी ऑफर नहीं की जाती, तो प्रार्थी को सीधा खड़ा रहना, बिना ऑफर के कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। चेयर ऑफर होने के बाद कुर्सी पर बैठे एवं थैंक यू सर या मैम जरूर कहें। कुर्सी पर इस तरह से बैठें कि न तो आपके पोस्चर तनाव झलके और न ही आपका पोस्चर आराम तलब हो। ढंग से सीधे बैठें, अपने हाथ अपने पैरों पर रखें या कुर्सी के हाथों पर रख सकते हैं। हाथ टेबल पर कभी नहीं रखें। कंधे सीधे हो, झुके नहीं होने चाहिए। चेहरे पर सौम्यता या स्माइल रखें। आपके सिटिंग पोस्चर से आप न तो अत्यधिक रिलैक्स या ना ही तनाव युक्त लगने चाहिए। आप
आत्मविश्वास से परिपूर्ण दिखाई देने चाहिए। प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्नकर्ता से आई कांटेक्ट बनाकर उत्तर देना चाहिए। कभी कभी अन्य सदस्यों की ओर भी देखा जा सकता है। उत्तर देते समय चेहरे पर सौम्यता रखें एवं तनाव मुक्त रहें। इंटरव्यू बोर्ड को गुमराह करने का प्रयास कभी न करें। उत्तर देते समय यदि आप कोई डाटा बताते हैं तो वह सही होना चाहिए। यदि आप कोई कोटेशन बोलते हैं तो इंटरव्यूअर्स आपसे पूछ सकते हैं कि यह कोटेशन किसका है, तो अच्छा होगा कि आपको उसका नाम भी पता होना चाहिए। यदि सही पता नहीं है तो गलत नाम कभी भी नहीं बताएं। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके या गलत बताया है तो घबराएं नहीं। गलत उत्तर देना एवं गुमराह करना दोनों अलग अलग बात है। गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझकर दूसरे को बेवकूफ बनाने का प्रयास इंटरव्यू के दौरान कभी न करें। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाने पर रिजेक्शन नहीं है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो बहुत ही सौम्यता एवं सहजता से इसके संबंध में आप कह सकते हैं, जैसे सर मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता नहीं है, या सर क्षमा करें मुझे इसका ज्ञान नहीं है, या मुझे खेद है कि मैंने इस टॉपिक की तैयारी नहीं की, या सर इस संबंध में मेरा अनुभव बहुत कम है। जवाब देते समय चेहरे पर सौम्यता रखें। बोलते समय आत्मविश्वास व्यक्त हो। घबराहट या डरते हुए उत्तर न दें। कई बार इंटरव्यू में प्रार्थी से उसके द्वारा पास्ट में किए गए ऐसे निर्णयों के बारे में पूछा जाता है जो आज गलत जान पड़ता है या जो गलत सिद्ध हुआ है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय आप स्वयं को कोसते हुए या स्वयं की बुद्धि को कोसते हुए उत्तर नहीं देंगे। सॉरी कहकर भी पीछा नहीं छुड़ाएं, बल्कि उन परिस्थितियों के बारे में बताएं जिनको ध्यान में रखकर आपने निर्णय लिया था। उस समय निर्णय लेते समय आपने क्या सोचा था, क्या परिस्थितियां थी, किस तरह आपको किसी ने मिसगाइड किया, इस तरह की स्थितियों को अपने उत्तर में व्यक्त करना चाहिए। आप यह भी बता सकते हैं कि कई गलतियों से आपने क्या सबक लिया एवं यह अनुभव आपको भविष्य में किस तरह लाभदायक रहेगा। कई बार इंटरव्यू पूछने वाले के द्वारा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कई बार हमें सुनाई नहीं देते या आप प्रश्न को समझ नहीं पाते, तो आप साक्षात्कारकर्ता से अपने प्रश्न को रिपीट करने हेतु निम्न वाक्य को प्रयोग में करके कह सकते हैं, जैसे सर मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा, सर मुझे यह प्रश्न समझ नहीं आया। तीसरा, सर क्या आप पूछना चाहते हैं कि जो भी वो उन्होंने पूछा है वो आप बता दीजिए। चौथा, सर कृपया अपना प्रश्न दोहराने की कृपा करें। इंटरव्यू में प्रश्नों का जवाब एक वर्ड में नहीं देना चाहिए। कई प्रश्नों के उत्तर यस या नो में दिए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर पूरे वाक्य में देने चाहिए। जैसे, क्या आपको ड्राइविंग आती है? उत्तर, जी हाँ, मैं स्कूटर, मोटरसाइकिल एवं कार चला सकता हूँ। या नहीं तो सर मुझे ड्राइविंग नहीं आती, या जी सर मैं केवल स्कूटर या मोटरसाइकिल ही चला सकता हूँ। सेकंड, आपके पिता डॉक्टर हैं? उत्तर, जी सर वह एक सर्जन है, आजकल एम्स दिल्ली में कार्यरत हैं। यदि इंटरव्यू बोर्ड का कोई सदस्य आपको कोई सलाह देते हैं, विभाग या कंपनी के संबंध में कोई बात बताते हैं, आपके जॉब के संबंध में या किसी भी तरह की कोई सूचना आपको देते हैं, तो पूरे मनोयोग से सुने। सुनते समय आपकी भाव भंगिमा से गंभीरता झलकनी चाहिए। गर्दन हिलाकर या व्यक्त करें कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। यदि आपके पास मोबाइल है तो इंटरव्यू देते जाते से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें। इंटरव्यू के दौरान आपको यदि चाय या कॉफी का ऑफर किया जाता है तो धन्यवाद देते हुए शिष्टाचार पूर्वक मना कर देना चाहिए। यदि आपको आवश्यकता हो
तो पानी पी सकते हैं, अन्यथा पानी भी अवॉइड करना चाहिए। इंटरव्यू में अपने साथ ब्रीफकेस नहीं ले जाना चाहिए। आवश्यक हो तो एक फाइल या फोल्डर ले जाएं, अन्यथा खाली हाथ जाएं। इंटरव्यू के दौरान कई महिला प्रार्थी साड़ी को अंगुली पर लपेटती रहती हैं। पुरुष प्रार्थी अंगुली चलाते हुए देखे जाते हैं। अपने बॉडी गेस्चर का ध्यान रखें, इस तरह के गेस्चर्स अवॉइड करें। इंटरव्यू समाप्त होने पर, जब आपका इंटरव्यू समाप्त हो जाता है तो आप कुर्सी पर से उठने से पूर्व कोई एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट या रेफरेंस आदि देना हो तो विनम्रता से पूछ लें। कुर्सी पर से तरीके से उठें। उठने पर कुर्सी गिरे नहीं। आपकी फाइल यदि आप लाए हैं तो आराम से उठाएं। बहुत विनम्रता से सभी मेंबर्स को धन्यवाद दें एवं 2 कदम सीधे ही वापस जाएं, फिर मुड़कर दरवाजे की ओर सधे कदमों से जाएं। जाते समय दरवाजा आराम से खोलें एवं आराम से ही बंद करें, अर्थात दरवाजा बंद होते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद देते समय थोड़ा झुककर चेहरे पर सौम्यता एवं मुस्कुराहट रखें। प्रथम प्रभाव बनाना। इंटरव्यू में दाखिल होते समय क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, ये जरूर पूछें। बिना इजाजत के अंदर नहीं जाएं। दूसरा, सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड को विश करें, जैसे नमस्कार सर या मैडम या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तीसरा, बिना चेयर ऑफर करे बैठने का प्रयास न करें। चेयर ऑफर करने के बाद ही बैठें और थैंक यू जरूर बोलें। कुर्सी पर टेंस होकर न बैठें, सीधे बैठें, चेहरे पर स्माइल रहे, कंधे झुके हुए नहीं हो, सर ऊंचा रखें, टेबल पर हाथ कभी न रखें। प्रश्न का उत्तर देते समय प्रश्नकर्ता से आंख मिलाकर उत्तर दें। 1-2 बार इधर उधर भी देखा जा सकता है। प्रश्न का उत्तर एक शब्द में नहीं देना चाहिए। इंटरव्यू ने पूछा कि व्हाट इज योर फादर, तो इसका उत्तर मात्र डॉक्टर बोल के नहीं देना है। आपको कहना चाहिए ही इज अ सर्जन प्रेजेंटली पोस्टेड एट SKS हॉस्पिटल इन दिल्ली। टेक केयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, यानी भाव भंगिमा का ध्यान रखें। भाव भंगिमा का अर्थ है शरीर के अंगों द्वारा किए जाने वाले इशारे, जैसे चेहरे के भाव या हाथ या अंगुलियां चलाना, आंखें मटकाना, मुंह पिचकाना, ओठ सिकोड़ना इत्यादि। जो प्रार्थी सामान्यतः आदतन बिना जाने समझे, बिना सोचे विचारे ऐसा करते हैं, उन्हें ऐसे बॉडी लैंग्वेज से दूर होना चाहिए, क्योंकि इससे निगेटिव अंग दिलाती है। दांतों या ओठों पर बार बार जीभ फेरना, मुंह खोलकर मुस्कुराना, साड़ी के पल्लू या रुमाल को बार बार अंगुलियों पर लपेटना, कान को बार बार खींचना, बालों में अंगुलियां चलाना, अंगुलियां चटकाना, एक हाथ को दूसरे हाथ से दबाना, बार बार नाक को खुजाना, अंगुलियां चलाना, अंगुलियों के पोरवे गिनना, नाखून चबाना, पेन या पेंसिल को मुंह में लेना। कई लोगों के सुनते समय चेहरे पर अजीब भाव बनते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता, वे टेढ़े होकर देखते हैं, उनकी आंखें भी कुछ भैंगी जैसी हो जाती हैं। उपरोक्त सभी भाव भंगिमाएं यानी बॉडी लैंग्वेज को आपके व्यक्तित्व को नकारात्मक लुक देती है। अतः इंटरव्यू में इस तरह के गेस्चर्स को अवॉइड करें। इस तरह के गेस्चर्स को दूर करने हेतु आप अपने किसी मित्र, रिश्तेदार की सहायता लें। उससे निवेदन करें कि जब भी आप इस तरह कोई इशारा करें तो वह आपको तुरंत टोक दे। आप स्वयं भी बहुत गंभीरता से इस तरह के हाव भाव को अवॉइड कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। कम से कम इंटरव्यू के दौरान तो इनसे जरूर बचना चाहिए। इंटरव्यू के दौरान जो ड्रेस पहनी जाती है उसमें पुरुष हेतु परिधान सफेद या हल्के रंग की पूरी बांह की शर्ट। दूसरा, गहरे रंग की पैंट। यदि सूट पहनना है तो वो गहरे रंग का ही अच्छा लगता है।
जूते गहरे रंग के एवं उसके रंग या पैंट के रंग से मैच करती हुई जुराबें होनी चाहिए। टाई सिल्की, ठीक ढंग से प्रेस की हुई। टाई की गांठ ढंग से बंधी होनी चाहिए। जेब में एक साफ रुमाल रखें। बाल ढंग से कटे हुए तरीके से संवरे होने चाहिए। बाल न तो पूरी तरह रूखे हों और न ही तेल से ओत-प्रोत हों। आप क्लीन शेव्ड हो तो उचित है। मूछें या तो साफ रखें या ढंग से कतरी होनी चाहिए। हाथ में एक अंगूठी तक ठीक है, ज्यादा अंगूठियां ठीक नहीं लगती। कान में कोई बाली न पहने। हाथ के नाखून साफ एवं ढंग से कटे होने चाहिए। दांत साफ होने चाहिए। बोलते समय मुंह से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। शर्ट या पैंट की जेब भरे हुए नहीं दिखाई देनी चाहिए। चलते समय कॉइन्स की खनखनाहट नहीं सुनाई देनी चाहिए। इंटरव्यू के समय मुंह में सुपारी या च्युइंगम नहीं होना चाहिए। अपने साथ एक फाइल या फोल्डर ले जाएं। यदि ब्रीफकेस है तो उसे बाहरी रिसेप्शन पर रख देना उचित होता है। तेज खुशबू लगाकर इंटरव्यू में न जाएं। आपका लुक एक प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए महिला हेतु परिधान। इंटरव्यू के दौरान महिला प्रार्थी साड़ी या सूट पहन सकती हैं। साड़ी या सूट का रंग व्यक्तित्व को निखारने वाला होना चाहिए। बहुत गहरा या आंखों का चुभता हुआ रंग नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में जीन्स न पहने। कसे हुए टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। चप्पल या सैंडल ज्यादा ऊंची हील की अवॉइड करें। इंटरव्यू में जाते समय अपने साथ पर्स अलग से जहां तक संभव हो न रखें। यदि आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो नेचुरल कलर की लगाना उचित रहेगा। बढ़े हुए नाखून भी नहीं होने चाहिए। चेहरे पर मेकअप आपके व्यक्तित्व को निखारता हुआ हो। मेकअप से चेहरे की प्राकृतिक सौंदर्यता खराब नहीं होनी चाहिए। कम गहने पहने। पायजेब या अन्य कोई आवाज करता हुआ गहना नहीं पहने। एक अंगूठी से अधिक अंगूठियां इंटरव्यू में नहीं पहननी चाहिए। इंटरव्यू में आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व को गरिमा युक्त एवं गंभीर बनाने वाला हो। महंगे कपड़े या अन्य एसेसरीज पहनने से आप अमीर तो दिख सकते हैं, लेकिन वह इंटरव्यू हेतु सूट नहीं करता। क्या आप इंटरव्यू लेने वाले से पहले घबराहट महसूस कर रहे हैं? यदि आप इंटरव्यू से पहले घबराहट महसूस कर रहे हैं तो निम्न बिंदुओं पर ध्यान दें। इंटरव्यू कॉल आने पर इंटरव्यू के नाम से ही कई व्यक्ति नर्वसनेस हो जाते हैं। जिस इंटरव्यू कॉल के प्रति वह इतना उत्साहित होता है, इतना ललायित रहता है, उतना ही नर्वस वो कॉल प्राप्त करने के बाद हो जाता है। ऐसा कई व्यक्तियों के साथ होता है। नर्वस होना वैसे तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन नर्वसनेस को कंट्रोल करना भी आवश्यक है। ज्यादा घबराहट आपको आघात पहुंचा सकती है। थोड़ा सा कंट्रोल करने पर नर्वसनेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। रीजंस कॉजेज ऑफ नर्वसनेस। सर्वप्रथम स्वयं के मन को टटोल कर देखें। स्वयं से पूछें, स्वयं का आंकलन करें, पता लगाएं कि आप क्यों नर्वस हैं। अधिकांश व्यक्तियों में जो मुख्य बात सामने आती है वह है कुछ गलत हो जाने का डर, इंटरव्यू में स्वयं के असफल हो जाने का भय, एक ऐसा अनजाना भय जो आपको असफल होने के बाद के परिणामों से लगातार लगता है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा। प्रतिस्पर्धा के इस युग में एक बार फेल होने का अर्थ अपने साथियों से पिछड़ना भी है। यदि एक दो बार पहले भी आप असफल हो चुके हैं तो इंटरव्यू में असफल होने का भय बढ़ जाता है, लेकिन इन सब पर भय को आपको दूर करना ही होगा। हर व्यक्ति जीवन में कितनी बार असफल होता है। असफल होने के बाद अपनी कमजोरियों को समझकर जो पुनः प्रयास करता है वही तो सफल होता है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, इसलिए तो असफलता से डरने या घबराने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। जहां तक अपने साथियों से पिछड़ने की बात है तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए।
फिर भी आप जिस भय के कारण परेशान हैं, वो परिणाम तो अभी आया ही नहीं, तो इंटरव्यू तो अभी होना बाकी है। इंटरव्यू का मूल मंत्र है, आप अच्छा होने की आशा रखें एवं बुरी से बुरी स्थिति हेतु तैयारी करें। विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हेतु तैयारी। प्रातःकाल प्राणायाम करने से नर्वसनेस नहीं होती। ऐसा देखा गया है कि जो छात्र जल्दी उठकर प्राणायाम करते हैं वे विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्नचित रहते हैं, नर्वस नहीं होते। अतः संभव हो तो प्राणायाम करना शुरू कर दें। प्रातः 25 से 30 मिनट का प्राणायाम आपको तरोताजा रखेगा। एक अन्य बिंदु पर विचार करें, नर्वस होने से आपको क्या मिलेगा। आप पूर्ण विश्वास के साथ तैयारी करें, उल्टे सीधे विचार दिमाग में आने ही न दें एवं जितना समय मिलता है उसे तैयारी करने में लगाएं। सफलता हेतु आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरव्यू में सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आपका वार्तालाप का तरीका बहुत अच्छा हो, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू तो पूरी तरह बातचीत के आधार पर ही निर्भर होता है। तो इंटरव्यू के लिए आप अगर जा रहे हैं तो हो सके तो पहली बार अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कुछ मॉक इंटरव्यूज क्लासेस ज्वाइन कर लें। मॉक इंटरव्यू में आपकी कमियों कमजोरियों का पता चल जाता है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, आपको किस तरह से जवाब देना है, आपको किस तरह से इंटरव्यू कक्ष में प्रवेश करना है, किस तरह विश करना है, किस तरह बैठना है, किस तरह प्रश्नों का उत्तर देना है, किस तरह से साक्षात्कार के बाद धन्यवाद देना है। ये सभी महत्वपूर्ण बातें जो यद्यपि बुक में काफी विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया गया, लेकिन पार्शियली वे में मॉक इंटरव्यू क्लास अटेंड करने पर ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू के दौरान क्या करें और क्या न करें। इंटरव्यू के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट पूर्व इंटरव्यू जगह पर हर हाल में पहुंच जाएं। आपके निवास से इंटरव्यू की जो स्थल की दूरी है, रास्ता जानने का साधन, सबकी जानकारी पहले से कर लें। यदि कोई जाम आदि लगने की संभावना हो तो घर से 30-40 मिनट का मार्जिन लेकर चलें। आपका पहनावा आपकी पर्सनालिटी के अनुरूप एवं आपको प्रोफेशनल लुक देने वाला हो। अन्य साथियों के साथ विनम्रता एवं शिष्टाचार से आप पेश आएं। इंटरव्यू में सीट पर बैठने के बाद धन्यवाद दें एवं ज्यादा हिले डुले नहीं। अपनी भाव भंगिमा यानी बॉडी गेस्चर का ध्यान रखें। इंटरव्यू कक्ष में जाने से पूर्व यदि आप च्युइंगम आदि खाते हो तो बाहर ही निकाल कर मुंह साफ करके जाएं। सकारात्मक जवाब दें। इंटरव्यू कर्ताओं को गुमराह करने का प्रयास न करें। असत्य भाषण न करें। एक शब्द हाँ या ना में जवाब न दें, पूरा वाक्य बोलकर शिष्टापूर्वक जवाब दें। जवाब देते समय प्रश्नकर्ता से आई कांटेक्ट मिलाकर जवाब दें। आपकी चाल बैठने के ढंग, बातचीत के ढंग में आत्मविश्वास झलकना चाहिए। आपके व्यवहार, उत्तर देने के ढंग से गंभीरता झलकनी चाहिए। इंटरव्यू समाप्त होने पर बोर्ड को बहुत ही विनम्रता से धन्यवाद दें एवं धीरे से कुर्सी से उठें और शालीनता से वापस मुड़कर बाहर निकलें। इंटरव्यू के बाद अपनी नोटबुक में लिखें कि आपने इस इंटरव्यू में क्या गलतियां की, जिससे वे गलतियां अगले इंटरव्यू में न हो। यदि आपने किसी प्राइवेट कंपनी या कॉर्पोरेट ऑफिस में उच्च पद हेतु इंटरव्यू दिया है तो इंटरव्यू के बाद एक धन्यवाद पत्र अवश्य लिखें। सरकारी या अर्ध सरकारी विभागों में ऐसा पत्र लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या न करें। इंटरव्यू में बहुत कीमती कपड़े, साड़ी, जेवर आदि न पहने। अपने प्रेजेंट या पास्ट बॉस के बारे में गलत टिप्पणी न करें, उनको क्रिटिसाइज न करें। किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टी के बारे में
नकारात्मक विचारधारा न दें। ऐसा इंप्रेशन नहीं दें कि आप इस जॉब में इसकी लोकेशन के कारण इंटरेस्टेड हैं या आप हाई सैलरी एंड अदर पर्क्स के कारण ही इंटरेस्टेड हैं। कम से कम प्राइवेट सेक्टर के इंटरव्यू में आप जॉब के प्रति बहुत ज्यादा इच्छा, लालसा प्रकट न करें। इंटरव्यू को अपनी व्यक्तिगत समस्याएं बताकर प्रभावित करने का प्रयास न करें। इंटरव्यू में साक्षात्कारताओं से विवाद, तर्क न करें। आप उनकी बात से सहमत नहीं हैं तो एक बार विनम्रता से संयमित भाषा में अपनी बात कह दें। इंटरव्यू के दौरान आप ऐसी कोई बात नहीं कहें जिससे आपका अहंकार व्यक्त होता है, चाहे आप कितने ही हाई क्वालिफाइड हो या खूब योग्य हो। प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू के दौरान अपनी तरफ से सैलरी या पक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू में तेज परफ्यूम या डिओड्रेंट का प्रयोग न करें। इंटरव्यू में जाने से पूर्व मोबाइल स्विच ऑफ करना न भूलें। इंटरव्यू पूरी तरह से वार्तालाप पर निर्भर होता है, इसीलिए इंटरव्यू में किस तरह से बोलें उसका ही कुछ उदाहरण उन्हें सुनकर आप अपने हिसाब से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक अजय नाम का है लड़का जो इंटरव्यू देने जा रहा है, उसका चेयरमैन और जो इंटरव्यू बोर्ड है उसके साथ किस तरह से वार्तालाप होता है उसके बारे में एक थोड़ा सा समझा रहे हैं। अजय: आप सभी को नमस्कार सर। चेयरमैन: नमस्कार मिस्टर अजय, आराम से बैठिए। उन्होंने प्रत्याशी के लिए रखी हुई कुर्सी की ओर संकेत किया। अजय: धन्यवाद सर। अजय कुर्सी पर बैठता है, बिना कुर्सी को ज्यादा हिलाए डुलाए, बिना कोई शोर किए। चेयरमैन: आप राजस्थान के निवासी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान का क्या अर्थ है? राजस्थान का पुराना नाम क्या था? अजय: जी सर, मैं राजस्थान के जिला अलवर का निवासी हूँ। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थल। राजस्थान का पुराना नाम राजपुताना था, जिसका अर्थ है राजपूतों के रहने का स्थान। राजस्थान में अधिकांश जगहों पर राजपूतों का राज्य हुआ करता था। चेयरमैन: क्या आप बता सकते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? अजय: हल्दी घाटी का युद्ध जिस घाटी में हुआ था उसका नाम हल्दी घाटी है। यह 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह एवं अकबर की सेना के मध्य हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना में मात्र 10,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 1 लाख सैनिक थे। भीषण संग्राम में अकबर की सेना की जीत हुई थी। पहला सदस्य: आपने अर्थशास्त्र में एमए किया है, क्या आप बता सकते हैं डिफ्लेशन क्या होता है? अजय: जी सर, मैंने अर्थशास्त्र में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से एमए किया है। सर, डिफ्लेशन एक ऐसी स्थिति को व्यक्त करता है जब वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में काफी कमी हो जाती है, जब मुद्रास्फीति की दर 0% से कम हो जाती है। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से विपरीत स्थिति है। इन्फ्लेशन में मुद्रा की वास्तविक कीमत कम हो जाती है, जबकि डिफ्लेशन में मुद्रा की वास्तविक कीमत बढ़ जाती है। पहला सदस्य: आप डिफ्लेशन की स्थिति के लिए प्रमुख रूप से किस कारण को जिम्मेदार समझते हैं? अजय: यद्यपि डिफ्लेशन हेतु बहुत से कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जब भी बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है एवं वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति बढ़ जाती है तो कीमतों में कमी का चक्रव्यूह शुरू हो जाता है। कई अर्थशास्त्रियों ने 1930 की मंदी एवं जापान में 1990 की मंदी की स्थिति के लिए उक्त कारणों को जिम्मेदार माना था। दूसरा सदस्य: कॉमनवेल्थ क्या है? अजय: कॉमनवेल्थ, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन भी कहा जाता है, जिसे पूर्व में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कहा जाता था, 54 स्वतंत्र सदस्य देशों का एक संगठन है जिसमें 2 देशों के अतिरिक्त सभी सदस्य देश
कभी अंग्रेज साम्राज्य के अधीन थे। ये सदस्य देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं। यह कोई राजनीतिक संगठन जैसा नहीं है। तीसरा सदस्य, आपने अपने बायोडाटा में लिखा है कि आप कॉलेज की बैडमिंटन टीम के कप्तान थे। आप ज्वाला गुट्टा के बारे में क्या जानते हैं? अजय, जी हाँ सर, आपने सही फरमाया। मैं लगातार 2 वर्ष तक हमारे कॉलेज की बैडमिंटन टीम का कप्तान रहा। हमारी टीम एक बार स्टेट चैंपियन भी बनी एवं एक बार हमने जिला चैंपियनशिप में जीत हासिल की थी। ज्वाला गुट्टा भारतीय बैडमिंटन की शानदार खिलाड़ी हैं। वह महिलाओं की डबल्स में खेलती हैं। वह आंध्र प्रदेश की निवासी हैं। उनके पिता तेलुगु तथा माता चीनी महिला हैं। ज्वाला गुट्टा ने बहुत सारे खिताब जीते हैं। ज्वाला गुट्टा ने मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद से 2005 में शादी कर ली थी। ज्वाला एक शानदार अनुभवी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तीसरा सदस्य, क्या आप बता सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सीट कहां पर स्थित है? अजय, जी सर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की सीट नीदरलैंड में है। चेयरमैन, ओके अजय, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है। आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अजय, धन्यवाद सर, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपने जिस सहजता से मेरा इंटरव्यू लिया उसके लिए पुनः धन्यवाद। चेयरमैन, धन्यवाद अजय, आप जा सकते हैं। अजय, पुनः शुक्रिया सर। अजय अपनी कुर्सी से उठता है, धीरे से थोड़ा सीधे वापस आता है और कुछ झुककर कुछ कदम पीछे हटकर मुड़कर दरवाजे से बहुत ही सहजता से बाहर निकल जाता है। बच्चों, इंटरव्यू में तैयारी करने के लिए आप जो हमने बातें बताई हैं उसके आधार पर तैयारी कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू में भी आप सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। हमसे संपर्क करने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है voiceforblind यानी voice for blind @gmail.com। धन्यवाद।